देश परदेश में आपका स्वागत है। इस हफ्ते 28 मार्च को एक अंतर्राष्ट्रीय रेशियल दिवस है, जिसके तहत 1979 में जो डरबन में संयुक्त राष्ट्र ने एक दिन मनाया था, जिससे कि हमेशा याद रखें कि वहाँ क्या हुआ रंग भेद नीति के बारे में। इसी हफ्ते पिछले 2-3 दिनों में कुछ ऐसी चर्चाएं देश में हुई हैं, वारदातें हुई हैं, जिनका जिक्र कुछ सामयिक हो गया है। आज ही या कल की बात है, राजस्थान में अलवर जिले में एक 32 साल के दलित व्यक्ति को चौखट पे नाक रगड़ने के लिए कहा गया। मंदिर की चौखट पे उसको मजबूर किया गया। क्यों? क्योंकि उसने फेसबुक पे जो कश्मीर फाइल है उसकी फिल्म के बारे में कुछ लिखा था इस तरह का कि दलितों के ऊपर, उनके ऊपर जो हुआ है अब तक, उस पर कौन फिल्म बनाएगा। उसके बारे में कहा गया कि उसने लिखा था, मैंने फिल्म का ट्रेलर देखा है और पोस्ट अपलोड किया था। इसमें मैंने कहा कि फिल्म में कश्मीरी पंडितों पर अत्याचार दिखाया गया है और उसे टैक्स फ्री किया जा रहा है। यह ठीक है, लेकिन दलितों और अन्य समुदाय पर अत्याचार भी होते हैं। जय भीम जैसी फिल्मों को टैक्स फ्री क्यों नहीं किया जाता? उस व्यक्ति ने बताया, कुछ लोगों ने उसके फेसबुक पोस्ट पर धार्मिक नारे लगाने शुरू किए, धमकी मिलना शुरू हुई, माफ़ी मांगने का दबाव उसके ऊपर पड़ा। और फिर एकाएक गांव के लोग, इस सरपंच ने कहा था कि उसके ऊपर ऐसा कुछ नहीं होगा, फिर कहा कि मंदिर में माफ़ी मांग लो, उस दबाव पड़ा। अंत में बहुत परेशान किया गया उसको, कहने के बावजूद कि उसको परेशान नहीं करेंगे। और फिर उसकी इच्छा के खिलाफ मंदिर के चबूतरे पे नाक रगड़ने के लिए मजबूर किया गया। ये घटना है राजस्थान में अलवर जिले की। उसके बाद उसने कम से कम शिकायतों की कानून पुलिस के साथ धाराएं लगाई गई, 147, 342, 323, 504। उन सबका जो भी मतलब होता है वो आप पढ़ सकते हैं, लेकिन बेसिक जो उसका आशय ये है कि गैर कानूनी रूप से किसी व्यक्ति को अगर कुछ करने के लिए कहा जाए जो उसकी सज़ा हो सकती है, उससे जुड़े हुए जितने भी हमारे धाराएं हैं क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की, वो लगाएगी, आईपीसी की वो लगाएगी। ये बात सिर्फ राजस्थान तक सीमित नहीं है। दिल्ली से खबर आई कि एक कश्मीर की महिला ने एक होटल में जगह लेने की कोशिश की। उसके पास आइडेंटिटी भी थी, लेकिन लोगों ने उसको नहीं दी जगह होटल में रहने की, इसलिए कि कश्मीर की है, या मेरा ख्याल है वो शायद किसी समुदाय की रही होगी। जो भी वजह हो, वजह साफ नहीं थी, उसको होटल में रहने की जगह नहीं दी गई, इसलिए कि किस समुदाय की है और कश्मीर की है। कर्नाटक में एक मंदिर के मेले का आयोजन किया गया। उस मेले में स्टॉल लगाने के लिए मंदिर की ज़मीन की नीलामी की जाएगी। उसमें मुस्लिम संगठनों को हिस्सा लेने से मना कर दिया गया है। दक्षिणपंथी लोग वो मानते हैं कि हिजाब विवाद पर कोर्ट के फैसले के बाद मुस्लिम संगठनों ने अपनी दुकानें बंद रखने का ऐलान किया, इसलिए मंदिरों के वार्षिक मेलों में उन्हें स्टॉल लगाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। उसके अलावा कुछ और भी विवाद हुए कर्नाटक में। एक जगह उन्होंने कहा कि जो भी वहाँ काम होगा उसमें गैर हिंदुओं को कोई काम नहीं दिया जाएगा। मंदिर के मैनेजमेंट ने कहा है कि उन्होंने वैसे तो मना किया है, ऐसा उन्होंने कुछ कहा है, लेकिन सबको बता दिया गया है ऐसा ही होगा। यानी कि आपको कुछ लिख के देना नहीं पड़ता है, आप तय कर लीजिए कि ऐसा होगा, वैसा ही होगा। तो राज्य के जो वहाँ के जो अल्पसंख्यक आयोग हर जगह होता है, हर राज्य में होता है, राष्ट्र में भी है, उसके एक अध्यक्ष ने कहा कि गैर हिंदुओं को दुकानें नहीं लगाने देने के बारे में मंदिर प्रशासन से बात चल रही है। लेकिन अब आप सोचिए कि इस तरह घटनाएं देश भर में हो रही हैं। आप कर्नाटक उसमें काफ़ी आगे बढ़ा हुआ है, आज से नहीं अरसे से बढ़ा हुआ है। जब भी मैं देखता हूँ इस तरह की वारदातें होती हैं, कर्नाटक का पता नहीं क्यों नाम आगे रहता है, बंगलोर शहर का नाम आगे रहता है। तो उसके अलावा भी आप देखें, कुछ बात हुई दिल्ली में कि जो उमर खालिद हैं उमर खालिद को फिर दोबारा बेल नहीं मिली। उमर खालिद का ये भी कहना है, वो कहते हैं कि नफ़रत को प्रेम से जीतो।
ये उमर खालिद का कहना, उनका नारा भी है। पढ़े लिखे आदमी हैं, उन कभी कोई हिंसा नहीं की है। उसके मुकाबले में आप यति की बात सुनिए, जिन्होंने जो धर्म संसद हुई थी वहाँ पे नारा लगाया था, और नारे को मैं दोहराना नहीं चाहता, लेकिन उन्होंने कहा कि जो बहुल संप्रदाय अपने देश में है, जो हिंदुओं का है, हम लोगों का है, उससे उनके लोगों को चाहिए कि जो अल्पसंख्यक लोग हैं उनकी हत्या करें। इस तरह की उन्होंने बात की थी। और उनको जब पकड़ा गया तो जल्दी उनको बेल मिल गई, लेकिन उमर खालिद को बेल नहीं मिली है 18 महीने से। जब यति को मिल गई, कुछ एक दिनों मिल गई, और वो धमकी देते हुए बेल लेके आए। उन्होंने कहा था कि हमको देखो, हम निकल के आते हैं, फिर बताते हैं। एक और थे, उन्होंने भी इस तरह की ऐसी अनर्गल बातें की दूसरे संप्रदाय के बारे में, वो भी 30 दिन के पहले बिल पे आ गए। जो दिल्ली में जो दंगे हुए थे, जिन्होंने नारे दिए तरह तरह के, वो मंत्री बने हुए हैं। जिन लोगों ने और भड़काऊ नारे दिए, उनको पकड़ा भी नहीं गया। तो यानी कि एक मैसेज, संदेश जा रहा है कि अगर आप किसी खास समुदाय के हैं तो आप वही बातें नहीं कह सकते। लोगों को बातें वही हैं, लेकिन अगर एक समुदाय के हैं तो आपको एक तरह से ट्रीटमेंट आपका होगा, दूसरे के हैं तो आपको दूसरी तरह से आपसे पेश आएंगे। सरकार की बात कर रहा हूँ मैं। सरकार का काम है कि कोई भी हो वो पेश एक तरीके सबके साथ आए। आपने पश्चिम बंगाल में देखा, वहाँ भी एक हादसा हुआ बीरभूम में। एक संप्रदाय के एक आदमी की हत्या हुई, इसके बदले में दूसरे संप्रदाय के कई लोगों का घर जला दिया गया, जिंदा जला दिए गए। ये जो बिल्कुल अमानवीय घटनाएं देश में हो रही हैं, ये हमारे संविधान के तो खिलाफ नहीं हैं। यूनाइटेड नेशंस जो हमने चार्टर साइन किया मेंबरशिप के लिए, उसके खिलाफ भी हैं, मानवता के खिलाफ हैं, हम सब जानते हैं। लेकिन हम सब जानने के बावजूद इन चीज़ों को वो जगह नहीं दे रहे हैं बातचीत के लिए प्रशासन के हिसाब से जो हमें देनी चाहिए। पिछले 8 सालों में जो हो रहा है, रोज़ाना कोई न कोई वारदात होती है, कहीं ना कहीं होती है। उसका जिक्र भले अखबारों में ना हो, अखबारों में जिक्र होता है तो अखबार वालों का नुकसान किया जाता है, उनको पिटाई उनकी की जाती है, उनको बंद कर दिया जाता है, जैसे उत्तर प्रदेश में अक्सर होता है। और कुछ एक मध्य प्रदेश में भी देखा गया, ऐसा हुआ। तो कुछ राज्यों में ऐसा हो रहा है कि अगर आप वहाँ जो गलतियाँ हैं उनको आप उनकी तरफ उंगली उठाएं तो आपके साथ सरकार सख्ती से पेश आती है, आपको बंद कर दिया जाता है। अगर आप पत्रकार भी हैं तो भी आपके साथ जाती हो सकती है। तो यानी माहौल बनता चला जा रहा है कि जहाँ भी गुंजाइश है समुदायों को लड़ाने की, वो हो एक तरह से तनाव बना रहे। और ये सिर्फ हिंदू और गैर हिंदुओं के बीच में नहीं है। हिंदू समाज में, जैसा आपने राजस्थान में देखा, दलितों के खिलाफ भी ऐसा माहौल बनाया गया है। अब उतना ही नहीं है, मध्य प्रदेश में एक IAS अफसर ने कहा कि अगर हम कश्मीर फाइल्स ऐसी फिल्म बनाते हैं तो क्यों मुसलमानों के ऊपर भी जो अत्याचार हुए थे, जो उनकी जानें गई थी, उस पर भी क्यों न फिल्म बनाई जाए। और उस बात को लेकर के सरकार उनको शो कॉज नोटिस भेज रही है। यानी कि एक IAS अफसर को ये भी कहने का अधिकार नहीं है एक व्यक्ति की तरह कि अगर ये बात कही जाती है, इसको हम टैक्स फ्री कर रहे हैं तो हमको सबके लिए करना चाहिए। ये तो एक आम बात हुई। वो भी एक IAS अफसर को कहने का अधिकार नहीं है, क्योंकि वो नौकरी करते हैं, सरकारी नौकरी करते हैं, वही कह सकते हैं जो सरकार कहती है। उसके अलावा उनका कोई व्यक्तिगत अधिकार जैसे लगता है नहीं है, जो कि शायद नहीं होना चाहिए। उनको व्यक्तिगत तौर पे कुछ भी कहने की आज़ादी होनी चाहिए, जब तक कि वो बात उनके महकमे से संबंधित ना हो। जो उनके महकमे की बात है वो तो उनके सेवा रूल्स के अंदर आनी चाहिए, लेकिन उससे अलग जो बात है, जो नागरिक अधिकारों की बात है, उस पर क्या उनको कहने का अधिकार है कि नहीं है, इस पर भी सोचना पड़ेगा हमें। तो सब मिला के एक ऐसा माहौल बना है, राजस्थान से, कर्नाटक से, दिल्ली से, उत्तर प्रदेश से, बंगाल। उत्तर प्रदेश में भी अभी 2 दिन पहले, कुछ एक दिन पहले, एक मिशनरी स्कूल पर बुलडोज़र चला दिया गया। बुलडोज़र बाबा कहते हैं, लेकिन जो हिंदू धर्म से जुड़े नहीं हैं, जो गैर हिंदू हैं या गैर हिंदुत्ववादी हैं, उनके खिलाफ बुलडोज़र या तरह तरह की सरकारी जो यातनाएं हो सकती हैं या मुश्किलें उन पर थोपी जा सकती हैं, ऐसा हो रहा है। एक ऐसा माहौल बन रहा है जो हमारे देश की, जो हमारी समझ है, हमारे संविधान की, हमारी संस्कृति की, हमारे धर्म की जो समझ है, उससे कहीं अलग है।
हम फिर इससे कैसे जूझें, कैसे लड़ाई करें, कैसे आगे बढ़ें। अब इसके बारे में जो 28 मार्च को फिर से आप देखेंगे, हमारे प्रधानमंत्री कुछ अच्छी बातें कहेंगे, वो ट्वीट करेंगे, कुछ और लोग ट्वीट करेंगे, सब लोग वही बात कहेंगे कि हमें ये जो रेशियल रिश्ते हैं, यानी कि जो रंग भेद के रिश्ते हैं, उनके ऊपर नज़र रखनी चाहिए और हमें सबसे प्रेम करना चाहिए। लेकिन वो सब कहने की बातें हैं। फिर वही ढाक के 3 पात वही हम लौट आएंगे, वही देखेंगे कि हर जगह जहाँ भी हो सकता है तनाव बनाने के लिए, जहाँ राजनयिक फ़ायदा हो सकता है उसके लिए, लोगों की जान जो है अपने आप एक गेंद बन गई है। हमारा जीवन, हमारा नागरिक अधिकार, जो भी आप कहें, वो राजनीतिकों के जो राजनीतिक हैं उनके बीच में खेल कूद का इंतजाम हो गया है। वही खेलते हैं, उनकी खेल ऐसा हो गया है जिसमें हमारा कोई महत्व नहीं नागरिक की तरह। इससे हम कैसे लड़ेंगे? क्योंकि एक तो लोकतंत्र जो है वो ऐसा नहीं है कि हम सोते हुए हमारे अधिकार को मिलते रहें, उसके लिए हमें खड़ा होना पड़ेगा। मैंने कुछ लोगों से जो बात की, जो हमारे देश के औद्योगिक नेता हैं या जो प्रोफेशनल नेता सब हैं, उन सब से बात करके लगता है सब यही कहते हैं कि हमारा देश जो है आज की तारीख में नॉर्थ कोरिया से कम नहीं है। आज शशि थरूर ने भी एक ट्वीट किया कि जो हम देखते हैं हमें लगता है कि हम नॉर्थ कोरिया की तरह होते जा रहे हैं। लेकिन जो तमाम जो नेतृत्व वाले लोग हमारे देश के हैं, हमसे कहते हैं, चुपचाप कहते हैं, यानी कि वो फुसफुसा कहते हैं, कान में कहते हैं कि भाई हमारा देश जो है आजकल एक अथॉरिटेरियन स्टेट बन गया है, तानाशाह स्टेट है, यहाँ कुछ कह नहीं सकते, वो कहना भी नहीं चाहते। ज़रा सी बात के लोग कहते हैं भाई मत कहा करो कोई बात। तो ऐसे में जो है लगता नहीं है वही देश है जहाँ हम लोग बड़े हुए, जहाँ हमने पत्रकारिता शुरू की, जहाँ हम सब ने एक तरह से देखिए कि कई मामलों में हमने नए मानक स्थापित करने की कोशिश की। और सिविल राइट्स की बात करें तो PUCL इस देश में बनाई गई थी और कई सारी सिविल राइट्स संस्थाएं बनी थी। हम लोगों ने कितने जो दुर्घटनाएं थी, कितने हादसे थे, उनको उजागर किया और सरकार ने उस पर कुछ ना कुछ एक्शन लिया एक ज़माने में। आज की तारीख में सरकार उस पर एक्शन नहीं लेती है, उसका उल्टा हो जाता है कि जो कहता है उसी पर एक्शन हो जाता है। तो यानी कि सरकार में एक ही सब कुछ एक ही है, एक ही आवाज़, एक ही देश, एक ही झंडा, एक ही सब कुछ, एक ही भूगोल, सब कुछ एक के नाम पे। खाली इलेक्शन जो हैं वो कई बार होते हैं, कई खेपों में होते हैं, लेकिन सब कुछ एक के नाम पे हम लोगों की ज़ुबान जो है लोगों की बंद होती जा रही। ममता बनर्जी इस हिसाब से काफ़ी जुझारू हैं और उन्होंने मांग की है कि गवर्नर उसको वापस बुलाया जाए, क्योंकि उसने कई बार सीमाएं लांघी हैं राज्यपाल होने की। और जिस तरह 3 पेज की चिट्ठी लिखी है उन्होंने, उससे लगता है कि वो हर चीज़ को, उनका काम जैसे जो स्थानीय जो प्रशासन है उसको तंग करने का है। तो देश भर में जो ये घटनाएं हो रही हैं, ये अपने आप में बहुत चिंता का विषय है और इसको एक तरह से ठीक करने के लिए हम सबको आवाज़ उठानी पड़ेगी। ये एकाएक नहीं हो जाएगा, इसके लिए हम सबको सोच बूझ के और कायदे से ये जान के एक सामरिक ढंग से उठानी पड़ेगी आवाज़। उसके लिए जो है राजनीतिक पार्टियों को साथ आना पड़ेगा। लेकिन लगता है राजनीतिक पार्टियां किसी भी मुद्दे को ठीक से उठा नहीं पा रही हैं। लगता है वो सब एक साथ एक दूसरे मिली हुई हैं, उनमें ना वो दूर देख नहीं पाती, उनमें समझ जो किस तरह आगे पहुँचें वो समझ उनके पास नहीं है। तो ऐसे में जब तक इस देश के युवा एक नया नेतृत्व नहीं पैदा करते हैं किसी तरह से, वही कर सकते हैं। हमेशा जब भी इस तरह की मुश्किल हुई है, जो नेतृत्व, अगला नेतृत्व हमेशा युवकों के बीच में से आया, युवकों और युवतियों के बीच में से आया है। तो जो हमारे नए नेता होंगे, अगर राजनीतिक पार्टियां इस तरह से बिल्कुल उन्हें आप निकम्मा कहें, निकम्मी हो चुकी हैं, तो फिर कोई न कोई और रास्ता निकालना पड़ेगा। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि हमारा जो युवक है आज की तारीख में वो इन चीज़ों को बर्दाश्त करेगा बहुत दिनों तक। कुछ समय तक तो ठीक है, लेकिन अगर अर्थव्यवस्था ठीक नहीं होती है, उसको मुश्किलें होती हैं, शायद ये सवाल इस तरह से फिर से सामने आएंगे। लेकिन जो रंग भेद का जो सवाल है और जो
गरीबों और अमीरों के बीच जो छुआछूत की बात है, दलितों और सवर्णों के बीच की बात है, ये जो है हमारे देश की अपने आप में एक परंपरा और इतिहास का हिस्सा है। इसको सुधारने के लिए एक बहुत मजबूत नेता चाहिए। जैसे समाज सुधारक चाहिए, जैसे लाजपत राय थे, राम मोहन राय थे, इस तरह के लोग हमें चाहिए फिर से देश में, जो इस तरह का बीड़ा उठाएं और आगे बढ़ें। इस बात के साथ अगली पायदान तक आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद।